24 मई 2026 व्हाइट हाउस के चेक पॉइंट के पास अंधाधुंध गोलीबारी हुई। टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप थे। 25 अप्रैल 2026 हिल्टन होटल में गोलीबारी हुई। इस बार भी टारगेट पर ट्रंप थे। ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया। 22 फरवरी 2026 एक हमलावर ट्रंप के मारे लोगो रिजॉर्ट में घुसा। शॉटगन और गैस कैनिस्टर से हमला करने की कोशिश। 13 जुलाई 2024 ट्रंप पर हुआ सबसे खतरनाक हमला। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। 15 सितंबर 2024 ट्रंप जब वेस्ट पॉम बीच पर गोल्फ खेल रहे थे, उस वक्त हमलावर AK-47 से ट्रंप पर हमला करने वाला था। सीक्रेट सर्विस ने सही वक्त पर पकड़ा। 22 सितंबर 2020 ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस में घातक राइसिन जहर से सने लेटर भेजे गए, जिन्हें सुरक्षा जांच में पकड़ लिया गया। 18 जून 2016 ट्रंप के चुनावी सफर के दौरान एक ब्रिटिश नागरिक ने रैली पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर ट्रंप को मारने की कोशिश की। 6 सितंबर 2017 नॉर्थ डकोटा में एक शख्स ने ट्रंप की लिमोजिन कार को पलटने के इरादे से फॉर्क लिफ्ट चुराई थी। प्लान नाकाम हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की 8 बार कोशिश हुई। 8 बार ट्रंप को खत्म करने का प्रयास हुआ और 8 बार ट्रंप बच गए। अगर ट्रंप के पॉलिटिकल करियर के दौरान सुरक्षा में चूक, धमकियों और हमलों को मिलाकर नंबर्स गिने तो ये शायद 15 से ज्यादा हो जाएंगे। कभी खून बहा, कभी बीच महफिल में बचाकर निकालना पड़ा, कभी व्हाइट हाउस में गोलियों के डर से छिपाना पड़ा। ट्रंप को जिंदा रखना इस वक्त अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का सबसे बड़ा टास्क बन गया है। आखिर ट्रंप को मारना कौन चाहता है? ट्रंप को मारने का ऑर्डर कौन दे रहा है? ट्रंप को खत्म करने की साजिश कहां से बन रही है? जो अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठता है वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनता है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लीडर हैं, जो दुनिया के कई देशों के टारगेट पर भी हैं। ईरान के टॉप टारगेट पर ट्रंप हैं, क्यूबा के टॉप टारगेट पर ट्रंप हैं, वेनेजुएला के टॉप टारगेट पर ट्रंप हैं। रूस और ट्रंप के बीच जबरदस्त अनबन है। चीन भी ट्रंप से खुश नहीं है। दुनिया के कई आतंकवादी संगठन ट्रंप को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका में ट्रंप को लेकर नफरत बहुत बढ़ गई है। 3 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। ट्रंप को अपने ही बेटे के शादी में जाने से रोक दिया गया। उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। और आज व्हाइट हाउस के बाहर जबरदस्त हमला हुआ। गोलियों के शोर से व्हाइट हाउस गूंज जाता है। जब व्हाइट हाउस के बाहर हमला हुआ उस वक्त कई टीवी शो के एंकर्स मौजूद थे। जैसे ये न्यूज एंकर अपना शो कर रही थी, तभी गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। जान बचाने के लिए एंकर और कैमरामैन छिप जाते हैं। एक और रिपोर्टर व्हाइट हाउस के बाहर से अपना शो कर रही थी, तभी गोलियों की आवाज आने लगी। व्हाइट हाउस पर ऐसा हमला हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। इसीलिए इस रिपोर्टर को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे ही व्हाइट हाउस अंडर अटैक आया, वैसे ही टोटल कंट्रोल सीक्रेट सर्विस ने अपने हाथ में ले लिया। Inside. Inside. Okay, sir. We are journalists. I'm so sorry. We are journalists. We're just trying to record. I understand, sir. I understand, sir. Inside. Okay, sir. I understand. व्हाइट हाउस के बाहर जिस वक्त हमला हुआ, उस वक्त एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर एलेक्स ब्रैंडन अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक गोलीबारी होने लगी। On my way home, when I heard reports of gunshots near the White House, I was instructed to turn my vehicle around and head straight back to the White House. I got here to 17th in Pennsylvania. Actually, I'm now at 18th, but I can see 17th. There was a shooting apparently near the White House. One of the video anchors that was doing a live shot at the time, you could hear the gunshots in the live shot. An ambulance just arrived, more to come. अमेरिका में सबसे सेफ जगह व्हाइट हाउस को माना जाता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली लीडर रहता है। लेकिन अब खतरा
व्हाइट हाउस तक आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप और गोली के बीच फासला ज्यादा नहीं है, खतरा बहुत नजदीक है। चौबीस मई को व्हाइट हाउस से 300 मीटर दूर गोलीबारी हुई। 25 अप्रैल को 100 मीटर दूर से हमलावर ने फायरिंग की। 15 सितंबर 2024 में 400 मीटर दूर पर हमलावर छिपा था। 13 जुलाई 2024 को हमलावर ट्रंप के मंच से करीब 150 मीटर की ही दूरी पर था। पिछले 10 साल से डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश हो रही है। जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब उन पर हमला किया गया था। जब ट्रंप चुनाव हार गए थे तब भी वो टारगेट पर थे। जब ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे थे तब भी उनको मारने की कोशिश हो रही थी। और अब जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन चुके हैं तब भी उनको मारने की बैक टू बैक 3 कोशिश की गई है। डोनाल्ड ट्रंप पर करीब 10 गोलियां चल चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि खतरा सिर्फ ट्रंप पर है, टारगेट पर सिर्फ ट्रंप है, बल्कि पूरी ट्रंप फैमिली पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इवांका डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी बेटी हैं। इनको ट्रंप का उत्तराधिकारी की तरह देखा जा रहा है। ट्रंप सबसे ज्यादा इवांका को प्यार करते हैं। क्या इसीलिए इवांका को अब टारगेट पर लिया जा रहा है? इवांका की हत्या का प्लान बनाने वाले शख्स को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान 32 साल के मोहम्मद बाकेर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई, जो ईरानी जनरल सुलेमानी का बदला इवांका को मार कर लेना चाहता था। 2021 में अल सादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मैप भी पोस्ट किया था। उस मैप में फ्लोरिडा का वही इलाका दिखाया गया था जहां इवांका रहती हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, बदला सिर्फ वक्त की बात है। इतना साफ है कि ट्रंप और उनकी फैमिली पर नजर रखी जा रही है। ट्रंप एंड फैमिली की रेकी की जा रही है। उनकी रूटीन स्टडी हो रही है। ट्रंप पर खतरा बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि इस बात से डोनाल्ड ट्रंप अनजान है या उनको इसका एहसास नहीं है। उनकी जान खतरे में है। इसका एहसास ट्रंप को अच्छी तरह से है। कई बार ट्रंप इस बारे में खुलकर बोल चुके हैं। Because it's my life and I want to live because I want to make this country great. That's why I want to live. But when you're impactful, they go after you. When you're not impactful, they leave you alone. अभी डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे से वापस लौट कर आए हैं। चीन में वो बड़ी बड़ी डील करने गए थे, लेकिन वहां पर डायलॉग तक नहीं मार पाए। चीन से वापस आने के बाद 2 बार ट्रंप मरने का जिक्र कर चुके हैं। We're doing very well, by the way. Well, first of all, Venezuela was unbelievable, right? Now Iran, their navy's gone, their air force is gone, everything's gone, their leaders are gone. And if you read the fake news, you'd think they're doing just fine. They're not doing just fine. They want to settle so badly. We have the greatest military. I just got back from China, President Xi. Good man, good man. And I'll get killed for saying that. They'll say, oh. अमेरिका ईरान में जंग लड़ रहा है, लेकिन खतरा अमेरिका के अंदर तक पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो सके। अगर वो वहां जाते तो क्या हो सकता था, इसका खुलासा खुद ट्रंप ने किया। He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. That's one I can't win on. If I do attend, I get killed. If I don't attend, I get killed. By the fake news, of course, I'm talking about. 21 मई को ट्रंप ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है और 24 मई को व्हाइट हाउस के बाहर गोली चलती है। एक बात गौर करने वाली है, ट्रंप पर हमला करने वाले को तुरंत मार दिया जाता है। जुलाई 2024 में भी हमलावर को मार दिया, लेकिन उसको किसने ऑर्डर दिया था, किसने भड़काया था, ये आज तक नहीं पता चल पाया। व्हाइट हाउस के बाहर भी हमलावर को तुरंत मार दिया गया। ट्रंप को मारने का ऑर्डर किसने दिया, अभी तक नहीं पता चला। लेकिन एक बात कॉमन, ट्रंप को मारने के लिए यूथ का इस्तेमाल हो रहा है। जेनजी को आगे किया जा रहा है। 24 मई 2026 को नासिर ब्रेस्ट ने व्हाइट हाउस में गोली चलाई। उम्र 21 साल, मार दिया गया। 3 जुलाई 2024 को थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने ट्रंप पर गोली चलाई। उम्र 20 साल, ऑन स्पॉट मारा गया।
22 फरवरी 2026 को ऑस्टिन टकर मार्टिन ट्रंप को मारने की कोशिश करता है। उम्र 21 साल, मुठभेड़ में मारा गया। इसके अलावा 18 जून 2016 को माइकल स्टीवन को ट्रंप को मारने की कोशिश की। उम्र 20 साल, पुलिस ने जिंदा पकड़ा। 20-21 साल के यंग लड़के जिसके सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है, इन लड़कों ने जिंदगी में एक बार वोट डाला होगा। अमेरिका में वोट डालने की उम्र अभी 18 साल है। 1971 तक अमेरिका में वोट डालने की उम्र 21 साल थी। यानी जिन्होंने भी ट्रंप पर हमला किया, वो हमलावर हथियार लेकर आए। उनको पॉलिटिक्स की इतनी समझ नहीं होगी, ना ही हथियार के इस्तेमाल करने की। अमेरिका दुनिया का ऐसा देश है जहां पर कम उम्र में हथियार खरीद सकते हैं, जिसका फायदा उठाया गया। अमेरिका में शॉर्ट गन खरीदने के लिए 21 साल की उम्र है। लॉन्ग गन यानी राइफल AR-15 के लिए 18 साल की उम्र निर्धारित है। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, कोलोराडो और न्यूयॉर्क जैसे कई राज्यों ने सभी हथियार खरीदने वालों के लिए कम से कम 21 साल की उम्र का प्रावधान कर दिया है। यानी जैसे ही हथियार खरीदने की उम्र हुई, इन्होंने ट्रंप पर गोली चला दी। यह सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वालों में एक बात और कॉमन है, ये सब यंग हैं और सब के सब मानसिक रोगी हैं, किसी तरह की मेंटल बीमारी से जूझ रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर गोली चलाने वाला नासिर बेस्ट मानसिक रूप से बीमार था। ट्रंप पर गोली चलाने वाला थॉमस मैथ्यू भी डिप्रेशन क्राइसिस से जूझ रहा था। ऑस्टिन टकर मार्टिन भी मानसिक रूप से बीमार था। माइकल स्टीवन का भी मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा था। सब यंग, सब ने हमला किया और सब मानसिक बीमारी के रोगी। ये संयोग नहीं बल्कि ट्रंप को मारने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयोग है, जिसके तार कहां से जुड़े हैं ये पता लगाना होगा। तो सबसे पहले नासिर बेस्ट केस को अच्छी तरह स्टडी करना होगा। इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर जबरदस्त सिक्योरिटी है। सीक्रेट सर्विस और नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। छतों पर स्नाइपर्स मौजूद हैं। पूरा इलाका सर्विलांस पर 24/7 रहता है। व्हाइट हाउस में एंट्री बिना पास के नहीं होती। इतनी सेफ जोन पर कोई गोली चलाएगा तो क्या होगा, ये नासिर बेस्ट की मौत के साथ समझा जा सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, पिछले 1 साल से नासिर व्हाइट हाउस की रेकी कर रहा था। क्या ट्रंप को मारने की फिराक में था? क्योंकि व्हाइट हाउस में घुसने की नासिर की यह पहली कोशिश नहीं थी। छब्बीस जून 2025 को नासिर ने एजेंट्स को रोककर धमकियां दी। 10 जुलाई 2025 में व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश की। खुद को यीशु मसीह बता रहा था। पकड़ा गया। कोर्ट ने व्हाइट हाउस से दूर रहने का आदेश दिया। नासिर बेस्ट को लगता था कि वो गॉड है और उसको व्हाइट हाउस में ससम्मान ले जाया जाना चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। ये पोस्ट नासिर बेस्ट ने टिकटॉक में पिछले साल किया था। इसमें लिखा, अगर थॉमस की जगह उसके पास बंदूक होती तो नतीजा कुछ और होता, ट्रंप कब्र में होते। यानी नासिर के दिमाग में ट्रंप का मर्डर चल रहा था, लेकिन ट्रंप को नासिर मारना चाहता था या ये काम उसे कोई और करवा रहा था, इसकी तहकीकात जरूरी होगी। व्हाइट हाउस पर हमले के बाद ट्रंप ने पहला रिएक्शन भी दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, हमलावर का हिंसक इतिहास था और वो व्हाइट हाउस को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्सुक था। अमेरिका का इतिहास बताता है, वहां पर जो राष्ट्रपति बनता है उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है। अब तक अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। साल 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या हुई। साल 1881 में जेम्स ए गारफील्ड का कत्ल हुआ। साल 1901 में विलियम मैककिनले मारे गए और 1963 में जॉन एफ कैनेडी का मर्डर हुआ। 20 से अधिक राष्ट्रपति के उम्मीदवारों पर जानलेवा हमला हुआ है। 18 ऐसे मामले हैं जब हमलावर राष्ट्रपति के एकदम करीब पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तब उन पर हमला हुआ था। जब दूसरी बार चुनाव प्रचार में लगे तो हमला हुआ और दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो भी उन पर हमले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और गोली के बीच उनका सुरक्षा घेरा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी सर्किल में से एक है।
ट्रंप पर जब इस बार हमला हुआ तो वो व्हाइट हाउस के अंदर थे, जहां पर वो अमेरिका में सबसे सेफ हैं। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में अल्ट्रा मॉडर्न सेंसर लगे हुए हैं जो हजारों सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे मॉनिटर होते हैं। व्हाइट हाउस की हर एक खिड़की बुलेट प्रूफ होती है ताकि कोई बाहर से गोली न मार सके। व्हाइट हाउस में एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। अगर मिसाइल या ड्रोन से हमला होता है तो उसको हवा में नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सुरक्षित बंकर भी बनाया गया है जो न्यूक्लियर हमले तक को झेल सकता है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस के आसपास बाहरी सुरक्षा के लिए ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात रहते हैं। व्हाइट हाउस नो फ्लाइंग जोन भी है। व्हाइट हाउस के 19 नॉटिकल माइल दूरी तक कोई प्लेन नहीं उड़ सकता। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, यानी रोजाना करीब 75 करोड़ रुपए। अब बात उन ऑफिसर्स की, उस टीम की जिसने एक बार फिर ट्रंप की जान बचाई। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस में करीब 7,000 एजेंट्स और अधिकारी शामिल हैं, जो 365 दिन 24/7 ट्रंप की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ट्रंप तक पहुंचने के लिए पहले इनसे सामना करना होगा। व्हाइट हाउस में सेकंड लेयर में सीक्रेट सर्विस वाले तैनात होते हैं। इन्होंने ही बेस्ट को मारा। भीड़ में साधारण कपड़े में दिखने वाले ये एजेंट पलक झपकते ही किसी भी खतरे को भांप लेते हैं। इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आधुनिक हथियार और सुरक्षा के ऐसे उपकरण होते हैं जो किसी भी हमले को नाकाम करने में सक्षम है। सीक्रेट सर्विस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार है। इसके अलावा जिस पर शक है उसकी जांच करने का अधिकार है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके परिवारों के साथ हमेशा साए की तरह चलते हैं। जो विदेशी लीडर व्हाइट हाउस आते हैं उनकी सुरक्षा भी सीक्रेट सर्विस के हाथ होती है। ऐसा नहीं है जो अमेरिकी राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं या अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं या दोबारा चुनाव हार जाते हैं, उनको सीक्रेट सर्विस सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति और उनके 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी जीवन भर या तय वक्त तक सुरक्षा मिलती है। ट्रंप को मारने का प्लान बनाने वाले अभी जिंदा हैं। ट्रंप पर अभी कितने और हमले होंगे किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना पता है ट्रंप की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। पाकिस्तान में एक ट्रेन में 336 फौजी सवार थे। इनमें 11 जेसीओ, 165 आर्मी पर्सनल थे। ट्रेन में 74 हथियार भी थे और 7,000 राउंड से ज्यादा गोलियां भी थी। लेकिन इसके बावजूद मुनीर के फौजी डिब्बे पर अटैक हुआ और 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कैसे पाकिस्तान एक्सप्रेस में RDX लगाया गया, कैसे बलूचिस्तान में मुनीर आर्मी के खिलाफ धुरंधर एंड बलोच मिलकर रिवेंज ले रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आसिम मुनीर ईरान अमेरिका के बीच लगी आग बुझाने गया है या ईरान को बचाने गया? और इधर पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान जल रहा है। मुनीर की फौज मार खा रही है। बलोच लड़ाकों को देखकर भाग रही है। भाई अपने को नहीं लगाना। अंदर भी लोग हैं यार। गाड़ी अंदर फंसे हुए। एक पास में गाड़ी में टायर बस्ट हो रहे हैं यार। लोग ठीक है सर उधर से। भाई अपने को नहीं लगाना। अंदर भी लोग हैं यार, ठीक है। जिस जाफर एक्सप्रेस के डिब्बे जलकर खाक हो रहे हैं, इसमें मुनीर के फौजी बैठे हुए थे। बकरीद में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। बलोच लड़ाकों का ऐसा खौफ था कि मुनीर की आर्मी ने ट्रेन पर चढ़ने से पहले अपनी वर्दी उतार दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो बच नहीं पाए। कुछ नहीं, सोए हुए थे। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, घर में थे अपने। एक अचानक से एक प्रेशर के साथ एक कोई ऐसी जैसी कोई चीज़ आके हमारे ऊपर गिर गई है। उसके बाद धुआं ही धुआं, कुछ नज़र नहीं आया। हम अपने अफरा तफरी में मच गए।
और जो है अल्लाह जानता है कि क्या था क्या नहीं था, बस कुछ समझ नहीं। अफराद में मेरी छोटी बच्ची है, उसको थोड़ी सी इंजरी हुई है, बाकी मैं खुद जख्मी हुआ हूँ और ये घर हमारे सारे तबाह हो गए हैं बस। जी हाँ, ये हमारे इसी एरिया के इलाके की गाड़ियाँ हैं। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा कंटोनमेंट से रवाना हुई थी और इसमें 326 पाकिस्तानी फौजी सवार थे। ब्लास्ट सुबह करीब 8:05 पर हुआ जब ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रही थी। तभी चमन फाटक गेट के पास जोरदार धमाका हुआ। अंदर भी लोग हैं। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूं जो आज सुबह 8 बजे के करीब यहाँ पर धमाका हुआ जाफर एक्सप्रेस पर, जो यहाँ आ रही थी सुबह 8 बजे करीब। ये चमन फाटक का एरिया है, यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुँच चुका है, जबकि सैकड़ों की तादाद में यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो भी जलकर खाकिस्तर हो गए। जाफर एक्सप्रेस की जो बोगियाँ हैं जो इस वाक़े में धमाके में जल चुकी हैं या मुतासिर हो चुकी हैं वो सामने हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में FC, पुलिस, दीगर जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बलूचिस्तान जल रहा है, पाकिस्तानी सेना मर रही है। इस्लामाबाद में बैठी शहबाज सरकार सिर्फ लाशें गिन रही है। क्वेटा पाकिस्तान का वही शहर है जहां आज ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी मुनीर की फौज की रूह तक हिला दी। एक आर्मी ट्रेन जिसमें सैनिक भरे हुए थे अचानक आग के विशाल गोले में तब्दील हो गई। धमाका इतना खतरनाक था कि ट्रेन के डिब्बे खिलौने की तरह हवा में उछल गए। चारों तरफ सिर्फ धुआं, चीखें, कटे हुए शरीर और बिखरा हुआ खून दिखाई दे रहा था। कहा जा रहा है कि चमन फाटक के पास बारूद से भरी कार ने सीधे ट्रेन को टक्कर मारी और अगले ही सेकंड ऐसा विस्फोट हुआ जिसने क्वेटा को युद्ध का मैदान बना दिया। घटनास्थल से आई तस्वीर पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी खुद बता रही है। एक डिब्बा पूरी तरह पलटा पड़ा है। जवानों के बैग, हथियार और खून से सने कपड़े पटरी पर बिखरे पड़े हैं। घायल सैनिक दर्द से चीख रहे हैं और पाकिस्तानी फौज सिर्फ इलाके को घेर कर तमाशा देख रही है। हमें खुद यकीन नहीं आ रहा कि हम कैसे बचे। बिल्कुल करीब था, 2-3 कदम पे सामने ही है, 2-3 कदम पे इतना बड़ा ब्लास्ट के पूरा हम लोग हिल गए। तो शुक्र अल्लाह का हम बच गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन की 3 बोगियां थीं, जिनमें से एक बोगी धमाके के बाद पलट गई। धमाका इतना जोरदार था कि ट्रेन के इंजन और डिब्बे पटरियों से दूर जा गिरे। डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। भाई अपने को नहीं लगाना। चारों तरफ आग लग गई। कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठने लगा। ट्रेन की पटरियों के पास खड़ी 1-2 नहीं सैकड़ों गाड़ियां धू धू करके जलने लगी। गाड़ियों की बड़ी तादाद आपको जो है यहाँ नजर आती है, जो कि इस वक्त 40 से 50 गाड़ियां जो हैं जलकर जो है वो खाकिस्तर हो गए। हमारे साथ बिल्डिंग का मालिक भी मौजूद है। ये बिल्डिंग इनका सर, क्या बता दीजिएगा क्या सूरत है? कितनी गाड़ियां जली हैं सर? जी सर, गाड़ियां तक 40-50 के करीब अंदाजा। प्लाजे में कितने कमरे नुकसान हुए? सारा प्लाजा ही डैमेज है। सारा प्लाजा जो डैमेज। क्या देखा उस वक्त आपने? हालात बहुत बुरा था, बहुत बुरा हालात था, बहुत बुरे हालात है, कुछ बता नहीं सकते। को देखा आपने? सामने आप 100 से ज्यादा गाड़ियां सिर्फ जली हुई है, 50-60-100 गाड़ियां। सारे घर जो है ना डैमेज हो गए हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। धमाका कितना तेज था, कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। रेलवे ट्रैक के पास की इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। पूरी की पूरी इमारत जर्जर हालात में हो चुकी है। ये देख सकते हैं, मतलब ये जो है सामने ट्रेन है, ये गाड़ियां आप देख सकते हैं जिस तरह धमाके से तबाही हुई है। अब अंदर के आपको एक मनाजिर दिखाएं कि जो आसपास के घरों तक ये आग पहुंची और घरों में ये आग
लगी सांस लेना भी मुश्किल है। कूलिंग का अमल इस वक्त चल रहा है। धमाके की शिद्दत जो है उसका अंदाज़ा ये से लगा सकते हैं कि दरवाज़ा टुकड़े टुकड़े हो चुका है। मतलब यहाँ कुछ भी जो आप देखेंगे कुछ भी सलामत नहीं है, सब कुछ जल गया है। ये बिल्कुल ये वो सामने के घर और वो फ्लैट्स हैं जहाँ धमाका हुआ। ये सामने आप ट्रेन देख सकते हैं, ट्रेन की हालत भी आपके सामने है। और ये फिर अंदरूनी मनाजिर। ये तस्वीर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा की है। क्वेटा में एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया। मुनीर की आर्मी पर सबसे बड़ा अटैक किया गया। ये गाड़ियां यहाँ बड़ी तादाद में जली हुई। अब तक इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो लगे हुए। वो देखिए सामने से आपको हर तरफ जो है नुकसान ही नुकसान नज़र आता है। वो छतों पर भी लोग अपने घरों से जो है वो जो मलबे तले चीज़ें फंस चुकी थी उनको निकाल रहे हैं। यहाँ जो बिजली का लाइन है, ग्रिड है, उसको भी नुकसान पहुँच चुका है, वो भी गिर चुका है और इसके जद में आ गया था। ये जो गाड़ियाँ थी वो उस तरफ खड़ी थी। वहाँ से जब धमाका हुआ तो ये गाड़ियाँ जो है यहाँ आकर जो है वो गिर गई और इनको आग लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त जो है वो रेस्क्यू के अमल में जारी हैं। ट्रेन पहुंच चुका है और यहाँ जो है वो रेस्क्यू की जा रही है। मुसाफिरों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जो मलबा पड़ा हुआ है ट्रेन का उसको भी क्रेन के ज़रिए और दीगर ट्रेन भी आ चुके हैं, इनको हटाने का सिलसिला जारी है। यहाँ जो लोग यहाँ कॉलोनी में फंस चुके थे वहाँ उनको भी यहाँ लोग निकाल रहे हैं। अपने सामान आपको सामने जो है वो निकालते हुए नज़र आते हैं। और क्वेटा में मुनीर के फौजियों पर यह हमला बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया है। बीएलए के फिदाइन दस्ते माजिद ब्रिगेड ने किया है। माजिद ब्रिगेड ने यह हमला 70 किलो से अधिक विस्फोटक से भरे आत्मघाती वाहन के जरिए किया। बलोच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ। बलूचिस्तान के नागरिक 1947 और 1948 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। बीएलए अलग बलूचिस्तान की मांग को लेकर पाकिस्तान में हमले करती है, पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाती है। ब्लास्ट के बाद जाफर एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की एक लंबी दूरी की प्रमुख पैसेंजर ट्रेन है। यह ट्रेन बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा को पाकिस्तान के बड़े शहरों से जोड़ती है और इसके बंद होने का मतलब है कि पाकिस्तानी फौज का बलूचिस्तान से कट जाना, क्योंकि मुनीर आर्मी की फौज के आने जाने का एकमात्र विकल्प ये ट्रेन है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिस चमन फाटक के पास ये आत्मघाती हमला किया, वहीं पर पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स का हेडक्वार्टर है, लेकिन इसके बावजूद बलोच लड़ाकों ने यह हमला कर दिया। जख्मी बेचारे ट्रेन वाले दोस्त जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, इसमें बहुत से रेंजर्स वाले भाई भी हैं। तुम लोग बंदे फेरिंग करते, हम लोग उड़ रहे थे। मीडिया वाले भी आ गए, ये लोग फंसे हुए हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, एम्बुलेंस आ रही है, आ जाओ। मुनीर मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान खुद अपने ही देश में घिरा हुआ है और पाकिस्तानी फौज बीएलए के सामने बेबस है। बलूचिस्तान में हर दिन बलोच आर्मी पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूट रही है। हर रोज पाकिस्तानी सेना के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। अब मुस्तुंग जिले में बीएलए ने 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी की पकड़ कितनी मजबूत है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीर बलोच लिबरेशन आर्मी के महिला कमांडर की है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पहली बार अपनी एक महिला कमांडर का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में महिला कमांडर शहनाज बलोच साफ नजर आ रही है। इस 11 मिनट लंबे वीडियो में शहनाज बलोच जनता और पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए बलोचों की आजादी के लिए समर्थन मांग रही है। इस वीडियो में बीएलए की महिला विंग DJI ड्रोन उड़ाते नजर आ रही हैं।
अमेरिका में बनी पेन आर्मी P5401 ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर रही है। M4A1 कार्बाइन, M16A4 राइफल, FNM249 मशीन गन, AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर रही हैं। और इस वीडियो के जारी होने के एक दिन बाद ही क्वेटा में मुनीर की फौज पर सबसे बड़ा हमला हो गया और इसकी जिम्मेदारी भी BLA ने ही ली है। माना जा रहा है कि इस धमाके में इस महिला विंग का हाथ है। इस घटना की टाइमिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आसिम मुनीर खुद को पीस ब्रोकर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा था और उनके अपने घर में ही वो अपनी घटनाओं को रोक नहीं पा रहा है। धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। स्थानीय रिपोर्ट की माने तो यह हमला ऐसे समय हुआ जब पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही हैं। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने BLA को कई जगह नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद ये बदला लिया गया। आज जो ब्रेकिंग न्यूज है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के टूटे हुए इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अलार्म है। इस वक्त जो घंटियां बज रही हैं, जब पाकिस्तान के अंदर खून बह रहा है, जब बलूचिस्तान से लेकर कंदकोट और सवात तक आग लगी हुई है, तब पाकिस्तान का डी फैक्टो रूलर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया भर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो पीस मैसेंजर या डाकिया बन के उनके लिए जो है वो घूम रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमन बच गया है या फिर मुल्क अब सरकारी तौर के ऊपर ऑफिशियली कोलैप्स की तरफ जा रहा है, जो हम आपको बार बार वार्निंग्स दे रहे हैं। सबसे पहले अजीजान जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर आपको पता है एक दफा फिर तबाकुन हमला हुआ है और सुबह आज 24 मई की सुबह कोयटा कैंट के करीब चमन फाटक के इलाके में ये मूवमेंट्स नोट की गई। कैंट से फैमिलीज को बिठा के लाया जाता था रेलवे स्टेशन और चमन फाटक के इलाके में मखसूस इनकी बोगियां होती थी 3, उसी के ऊपर अटैक किया गया है। जाफर एक्सप्रेस को फिर टारगेट किया गया है। BLA बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया था। शहबाज शरीफ चमन फाटक ब्लास्ट में मारे गए फौजियों की कुर्बानी याद कर रहे हैं, हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उन बलोच महिलाओं के दर्द पर उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है जो सालों से अगवा मर्दों की खोज खबर के लिए धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमला हुआ कोई बात नहीं है। इससे पहले भी इस इलाके में कई बार ट्रेन पटरियों पर धमाके हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा है 11 मार्च 2025 में हुई जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में ट्रैक पर आईडी ब्लास्ट करके ट्रेन रोकी गई, फिर पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी सेना के ही जवान थे। BLA ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। तब BLA ने 214 पैसेंजर्स को बंधक बनाने और 30 सैनिकों की हत्या की बात कही थी। पिछला हमला आप भूले तो नहीं होंगे, जिसमें तकरीबन 124 के करीब जो है वो फौजी हलाकतें हुई थी। और ये कोई आम पैसेंजर ट्रेन अब भी नहीं है। इस ट्रेन में 336 पैसेंजर थे, जिनमें 11 JCOs थे, 165 सोल्जर्स थे, 109 रिक्रूट्स थे और फौजियों की 37 जो है वो फैमिली मेंबर्स इसके अंदर शामिल थे। इस तमाम के तमाम इस ट्रेन के अंदर जो सरकारी स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं ऑलरेडी अपने एक्स के ऊपर थोड़ी देर पहले शेयर किया है, जो इसको परेड स्टेट कहते हैं। ये सरकारी परेड स्टेट आपको एग्जैक्टली बता रही है कि किस यूनिट का कितने लोग शामिल थे। ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्योंकि ऑफिसर्स को पता है कि किसी की भी वक्त यहाँ पे इसको निशाना बनाया जा सकता है और ऑफिसर्स को एयर वारंट इशू किए जाते हैं, फ्री एयर टिकट इशू किए जाते हैं कोयटा से पिंडी, लाहौर, कराची, जहां से वो आए हुए हों। वैसे तो ज्यादातर लाहौर और ये लोग जो है वो इस्लामाबाद, पिंडी से आते हैं और वहां से आगे ट्रेवल कर जाते हैं। ऑफिसर जहाजों में ही आते हैं, लेकिन अब तमाम फौज को तो जहाज नहीं मिल सकते, लेकिन बहरहाल जहाज मिल भी सकते हैं, क्योंकि सरकारी जहाज अगर जो है वो माशूक आजम के लिए अवेलेबल है और आर्मी चीफ के लिए नए नए जहाज अवेलेबल हैं,
तो इन जवानों के लिए वो अवेलेबल क्यों नहीं हो सकते भाई? C-130 क्यों नहीं अवेलेबल हो सकते? सिर्फ अफसरों और उनकी फैमिलीज के लिए क्यों अवेलेबल हैं? बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौजों को लेकर क्यों इतना गुस्सा है? क्यों बलोच लोग पाकिस्तानियों से इतनी नफरत करते हैं, उसकी वजह जान लीजिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, 44% हिस्सा कवर करता है। आकार में जर्मनी जितना बड़ा है, इसके बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जर्मनी से 7 करोड़ कम। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। बावजूद इसके पाकिस्तान का ये सबसे पिछड़ा इलाका है। पाकिस्तान की आधी गैस की जरूरत बलूचिस्तान से पूरी होती है, लेकिन वहां के लोग खुद बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि आर्मी और सरकार यहां के संसाधनों का इस्तेमाल पंजाब और सिंध की तरक्की के लिए करती है, और इसी वजह से बलूचिस्तान के आवाम में पाक फौज को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। ये गुस्सा आए दिन बलूचिस्तान की सड़कों पर दिखता रहा है। हजारों लोगों की भीड़ प्रदर्शन करती है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती है। लेकिन पाकिस्तान फौज के हुक्मरान यानी पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह सिर्फ 1000 लोगों का विद्रोह लगता है, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उसी तरह आग जलती दिखती है जैसी 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश में उठ रही थी। बलूचिस्तान में जो चल रहा है काफी कुछ पूर्वी पाकिस्तान के 1971 जैसा ही है। बंगालियों की तरह बलोच भी आर्थिक शोषण और जातीय असमानता का सामना कर रहे हैं। बलोच आंदोलनकारियों के साथ जो सैन्य दमन हुआ है वो ऑपरेशन सर्चलाइट की याद दिलाता है। पाक सेना का जुल्म इतना है कि बलूचिस्तान के लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जेलों में डाल दिया जाता है, जो 1971 के नरसंहार की याद दिलाती है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस का अनुमान है कि 45,000 लोग गायब या फिर मारे गए हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। यहाँ के हालात इतने खराब हो चुके हैं, इसे पाकिस्तान का अगला बांग्लादेश कहा जाने लगा है। पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में आजादी के 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। सबसे हालिया विद्रोह 2005 में शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है।